गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। आज मैं तुम्हें महात्मा गांधी जी के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में कौन कौन महात्मा गांधी जी के बारे में जानता है? यस सर, महात्मा गांधी का फोटो नोट में छपा हुआ रहता है। हाँ, और कुछ? महात्मा गांधी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर मीन्स क्रांतिकारी। हाँ, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। पता है किससे आज़ादी मिली? ब्रिटिश सरकार से। मालूम है, जब तक हमारे देश में ब्रिटिश सरकार रहा तब तक हमारी दशा कैसी थी? बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। ब्रिटिश सरकार हमसे जो कहता हमें वो करना पड़ता था। हमसे जितना लगान मांगता उतना लगान देना पड़ता था। हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन हमारे ही बीच थे महात्मा गांधी। वे हमारे बीच से उठकर हमें आज़ादी दिलाई। असहयोग आंदोलन किए, दांडी मार्च किए, 30 किलोमीटर तक पैदल चले। क्या तुम लोग चल पाओगे? नो सर। उन्होंने इतना सारा कष्ट सहा और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। चलो उनके लिए तालियां। मैं तुम्हारे लिए एक पेज लाया हूं। पता है इस पेज में क्या है? गांधी एंड ब्रिटिश इंडिया। गुड, बहुत अच्छे। इसमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, ये पेज लो तुम। ऑफिस में तुम लोग जाओ और इस पेज का फोटोकॉपी करवा लो। ठीक है, अभी के लिए छुट्टी, अगले क्लास में मिलते हैं। गांधी जी का चरित्र ही ऐसा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो ये आपकी दुनिया बदल देगा।
कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। हमने ये भी सुना है कि भगवान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस भगवान के पास एक चीज की कमी है, वो है बचपन। स्कूल नहीं जाना है? तो ये खिड़की से बार बार तुम क्या देखते रहती हो? जानती हो कि हम काम करते हैं और जो पैसा मिलता है उससे तुमको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैं बताता हूँ। कोचिंग नहीं जाना है? हाँ जा रही हूँ। तो जाओ कोचिंग। कितना मार्क्स आया है? कितना मार्क्स आया बताओ ना। दिखाओ ना, तुम मेरे दोस्त हो ना, दिखाओ ना, दिखाओ अपना। तुम्हारा तो 39 आया है, मेरा तो 69 आया है। क्या हुआ? चुप क्यों? अच्छा, मार्क्स इतने कम मार्क्स आए? बोल क्यों नहीं हो?
से। तो कहाँ चलना है? घूमने के लिए। प्रस्तुत है एक कविता बस्ते का बोझ। भारी भरकम बस्ता कंधे पर ला दे, स्कूल से लौटे थके मांदे। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा किस कक्षा के विद्यार्थी हो? उसने कहा, विद्यार्थी नहीं, स्टूडेंट हूँ। अपने पेरेंट्स का ओबीडिएंट हूँ। उनके सपनों को पूरा करने के लिए ही ये भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर ढोता हूँ। पर उन्हें नहीं पता, भीतर ही भीतर बहुत रोता हूँ। आपको पता है ये बस्ता इतना भारी क्यों है? क्योंकि इसमें किताबें नहीं, सपनों की पूरी अलमारी है। ये देखिए, इसमें रखा है दादी का इंस्पेक्टर, दादा का कलेक्टर, मम्मी का इंजीनियर, पापा का डायरेक्टर और दीदी का मैनेजर। देखा आपने, हर किसी ने अपने लिए कोई न कोई सपना पाल रखा है और उस सपने का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर डाल रखा है। उस सपने के बोझ से ही ये बस्ता भारी हो गया है और इसी में कहीं छिपा कर रखा था मैंने अपना बचपन, जो अब शायद कहीं खो गया है। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आशा है दोस्तों आप बाल दिवस स्पेशल कार्यक्रम को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अपने कुछ साथियों को देखते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। Hi, I am Priya from Standard 12, Government Senior Secondary Girls School, गर्दनी बाग, पटना। I want to say something on global warming. Global warming क्या है? Global warming का मतलब होता है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना। दरअसल पृथ्वी की सतह का तापमान में यह बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में आने से होता है। अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस से निकलती हुई वो गैसें हैं जो कि बाहरी गर्म और ऊष्मा को अपने अंदर खींच रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, जैसे कहीं भारी वर्षा हो रही है तो कहीं सूखा, कहीं लू तो कहीं ठंड, तो कहीं बर्फ की चट्टानें गिर रही हैं, टूट कर गिर रही हैं, तो कहीं समुद्र स्तर में बढ़ोतरी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान CO2 का है। 1880 पूर्व वायुमंडल में CO2 की मात्रा 280 पार्ट्स मिलियन थी, जो आज IPCC रिपोर्ट के अनुसार 379 ppm हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का बचाव हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि अपने घरों में CFL बल्ब का यूज़ करें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, साफ सुथरे रखें और साथ ही ज़रूरत के अनुसार ही पानी का प्रयोग करें। कूड़े को कूड़ेदान में डालें। धरती का होगा तापमान अगर समान, स्वर्ग सा बन जाएगा ये जहान।
थैंक यू। मेरा नाम लाडली कुमारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना की 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। जैसा कि यूनिसेफ के सहयोग से बच्चों के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उनके बेहतर भविष्य के निर्माण करने के उद्देश्य से दिनांक 20 नवंबर 2020 को विश्व बाल दिवस मनाया जा रहा है। मुझे इस अवसर पर पर्यावरण शीर्षक पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हमारा पर्यावरण हमारी भूमि। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि जोड़ आवरण। परि का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात वे रासायनिक और जैविक कारण जो पृथ्वी के चारों ओर तथा मानव एवं जीवन के सभी रूपों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सारे जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो मानव एवं मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पर पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बगीचा, नदी, झील, हवा, भूमि इत्यादि इनमें शामिल है। स्वस्थ पर्यावरण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के तीव्र वृद्धि जैसे अन्य कारणों के कारण पर्यावरण असंतुलित की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर ही प्रकृति को अपनाकर सामूहिक प्रयास द्वारा प्रकृति को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। भूमि एवं महत्वपूर्ण अजैव संसाधन है। यही मानवीय सभ्यता का आहार रही है। स्वस्थ भूमि ही स्वच्छ पर्यावरण का आधार है। आधुनिक युग की एकांकी विकास धारा के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। कचरों के जमाव, अत्यधिक रसायनों एवं खादों का प्रयोग, कीटनाशक, खरपतवार नाशकों के कारण भूमि अस्वस्थ होती जा रही है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, इंडस्ट्रियल हाई स्कूल से। विषय बाल दिवस 2020 के अवसर पर जलवायु परिवर्तन के विषय पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के दिनांक 14-20 नवंबर 2020 की अवधि में बाल दिवस सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के थीम पर सुझावित विषय में मेरा विषय है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है या उपयोगी हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो शुरुआत से प्राकृतिक में उपस्थिति हो, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, खनिज, प्राकृतिक गैस, पेड़ पौधे, पशु इत्यादि। ये सभी संसाधन मनुष्य की क्रियाकलापों में सरल तथा आरामदायक बनाती है। मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय जिसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है उसे नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पानी, हवा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। अनवीनकरणीय संसाधन जिसे पुनः या कम समय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर समान रूप से नहीं है और उनका अनावश्यक ह्रास को देखते हुए कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में यह समाप्ति की ओर अग्रसर है, जो पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए हम लोगों का सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका उपयोग के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। 1968 में विश्व के प्रमुख देशों ने क्लब ऑफ रोम सम्मेलन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के विषय में उपयोग का प्रस्ताव रखा और इस संकल्प को पूरा करने का निश्चय लिया। 5 जून 1975 को फिर एक बार पर्यावरण संबंधी विषय पर चर्चा हुई और उसी तारीख से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमें मालूम है कि विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण नहीं है और वह काफ़ी तीव्र गति से समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम 1987 के आवर कॉमन फ्यूचर लैंड कमीशन ने आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पर
गहन अध्ययन कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उपयोग के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधन के optimal उपयोग की विवेचना किया गया। इस प्रकार हमें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का तकनीक विकसित कर उसका उत्पादन और उपयोग सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत अधिक समय तक संरक्षण और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके पर्यावरणीय संतुलन बनाया जा सकता है। धन्यवाद। Good afternoon, ma'am. My name is Sapna Kumari. I did class 9th. My school name is Government Girls High School. मैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में बोलना चाहती हूँ। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो मानव जाति के कार्य के बिना मौजूद है। दूसरों से पदार्थ उपलब्ध है, उसकी मांग कितनी है? थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं वर्ग 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग है। तो जैसा कि हमें टॉपिक दिया गया था पर्यावरण, इसके अंतर्गत मैंने पॉल्यूशन टॉपिक को ली हूँ। तो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ प्रदूषण होते क्या है। तो प्रदूषण अगर डिफिनेशन के तौर पर कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ का सामान्य स्तर से बढ़ना ही प्रदूषण कहलाता है। और अगर इसे समझने के तौर पर कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज से जिस तरह अगर पूर्व हमारे देश को देखा जाए तो उस समय हमारे देश में जनसंख्या कम थी, लेकिन आज जिस तरह से तीव्र गति में जनसंख्याएं बढ़ रही है तो लोग संसाधन का उपयोग करें। अब इसे मैं पोस्टर के जरिए आप सभी को दर्शाना चाहती हूँ। तो चित्र 1 में यह दर्शाया गया है कि देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दर्शाई हूँ बढ़ती जनसंख्या। तो अगर जनसंख्याएं बढ़ेंगी तो लोगों में संसाधन की मात्रा भी बढ़ेंगे। लोग हर चीज़ संसाधन पर ही लोग डिपेंड रहेंगे। लोग फर्नीचर का उपयोग करेंगे जिसके लिए पेड़ों की कटाई करेंगे। अब मैं चित्र 2 की ओर चलती हूँ। तो चित्र 2 में यह दर्शाया गया है कि एक आदमी है जो वृक्ष की कटाई कर रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं कि वृक्ष की कटाई करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी हमारे वातावरण में तो तापमान गर्म हो जाएगा। तापमान गर्म होने के कारण जो हमारा बर्फीला क्षेत्र है वो पिघलने लगेंगे। पिघलने के कारण प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसे मैंने चित्र 4 में दर्शाई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस चित्र में मैं बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त का होना मैं दर्शाई हूँ। बाढ़ अगर आएगी तो लोग जान माल की खतरा लोगों में बढ़ जाएगी। इसी हमें इसका भी दुष्प्रभाव करना चाहिए। इसलिए हमें अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करनी चाहिए। अब मैं फैक्ट्री की ओर चलती हूँ। अब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे छोटा सा मॉडल के जरिए मैं दर्शाई हूँ कि ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री का ये चिमनी है। तो जो हम लोग तो पहले तो जानते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो अक्सर समुद्र के किनारे या फिर नदियों के किनारे होते हैं ताकि इन लोगों को जल की पूर्ति आसानी से हो सके। तो चूँकि मैं दर्शाई हूँ कि फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुआँ निकल रहा है चिमनियों के द्वारा, तो इस धुएँ में काफ़ी सारे हानिकारक पदार्थ हैं। कई क्योंकि फैक्ट्रियाँ हैं तो जो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते होंगे तो वो केमिकल का यूज कर ही बनाए जाते होंगे। तो काफ़ी रासायनिक पदार्थ है, हानिकारक रासायनिक पदार्थ है जो धुआं के माध्यम से डायरेक्ट हमारे वातावरण में जा रहा है, जिसका सेवन हम लोग मतलब डायरेक्टली कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हमें ऑक्सीजन वातावरण से ही पर्याप्त होता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोग इतना अत्यधिक मात्रा में संसाधन का उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए जगह जगह पर फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी जा रही है। तो इन फैक्ट्रियों का जो धुआं है तो डायरेक्ट हमारे वातावरण में जा रहा है, जो कि हमें श्वसन के साथ साथ हमारे वातावरण को भी मतलब हम पहले तो हमारा मानव को इसका इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन देना चाहती हूँ कि जो फैक्ट्रियाँ की जो चिमनियाँ हैं उसको तो पहले लोगों को अधिक ऊंचाई में बनानी चाहिए। दूसरे तौर पर फैक्ट्रियाँ जो होती है उसे आबादी से दूर बनानी चाहिए। फैक्ट्रियों को जहाँ पे आबादी कम हो उस जगह पर फैक्ट्री को स्थापित करनी चाहिए। और मैं इस मॉडल के जरिए मैं ये भी दर्शाना चाहती हूँ कि फैक्ट्रियों में जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते होंगे तो इसमें जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ रहते होंगे वो अपशिष्ट पदार्थ डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, नलियों के द्वारा उसे डायरेक्ट समुद्र में समाहित कर देते हैं। तो
जितने भी जीव जंतु रहते होंगे तो उनका मृत्यु भी हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नलियों का जो डायरेक्टली जो नलिया का पानी जो हमारे समुद्र में जाकर मिल जा रही है, तो हमें इसे भी रोकने के लिए हम यहाँ पे अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देना चाहती हूँ कि इस नलिया में कुछ प्यूरीफायर मशीन होनी चाहिए, जिससे जो अवशिष्ट पदार्थ है वो छनन की प्रक्रिया जब हो जाए तब वो समुद्र में मिले, जिससे जो इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु होंगे तो वो मतलब उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे तौर पर हमें नदियाँ तालाब में अत्यधिक मात्रा में हमें मछली पालन करनी चाहिए। इससे भी हमें जल प्रदूषण का नियंत्रण पाने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृक्ष की कटाई से। तो वृक्ष की कटाई के लिए वृक्ष की कटाई हम लोग को नहीं करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने चाहिए। सेकंड तौर पे हमें साइकिल को बढ़ावा देनी चाहिए। थर्ड, हम लोग निजी वाहन का प्रयोग ना कर सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे, जिससे भी वायु प्रदूषण को नियंत्रण पाया जाएगा। और अगर हम लोग घरों की बात करते हैं तो हम लोग ये चीज़ गाँव में अक्सर देखने को मिलता है कि गाँव में जो लोग होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में ईंधन के रूप में कोयला लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमें इसके जगह LPG गैस का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने द्वारा वायु प्रदूषण एवं प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के S सीधे हाथ साबुन मल के, U उल्टे हाथ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। M मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, A अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। N नाखूनों को हथेली पे चमका के, K कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। हेलो दोस्तों, मैं खुशी कुमारी DD नंदन गर्ल्स हाई स्कूल से आज मैं बाल दिवस के मौके पे एक कविता सुनाना चाहूँगी। इस कविता का शीर्षक है बचपन की यादें। कविता शुरू करती हूँ। बचपन है ऐसा खजाना, आता ना है दोबारा, मुश्किल है इसको भूल पाना। वो खेलना कूदना और खाना, वो माँ की डांट और पिता का दुलार, वो भूले न भुलाए सावन के फुहार, वो कागज का नाव बनाना, वो बारिश में खुद को भिंगाना, वो झूला झूलना और खुद ही में मुस्कुराना, वो यारों की यारी संग सब भूल जानी, डंडे से गिल्ली को मारना, वो अपने होमवर्क से जी चुराना, वो टीचर के पढ़ाने पे पूरे स्कूल को घूम कर आना, बहुत मुश्किल है इसको भुलाना, वो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, वो माँ का प्यार से मनाना, वो दोस्तों की यारी संग सब भूल जानी, वो दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, वो एग्ज़ाम के वक्त रट्टा लगाना। ऐसा है बचपन का खजाना, बहुत मुश्किल है इसको भूल पाना। धन्यवाद। यार स्मृति, वो क्या चीज है जिसे खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है? बादाम। बादाम नहीं, ठोकर। इंसान एक बार खाता है फिर हमेशा संभल के चलता है। वेरी फनी, पर सच है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और कुछ बनता है। और ऐसे ही कुछ कामयाब उद्यमियों की कहानी लेकर मैं रोहन और मेरे साथ स्मृति आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचरर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, हम हर एपिसोड में आपको किसी एक उद्यमी की रोमांचक कहानी दिखाते हैं और उस पर निर्धारित एक कौशल के बारे में बताते हैं। तो आज की कहानी है द ब्रिज बिल्डर, यानी पुल निर्माता। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गिरीश ने अपने बचपन की समस्या को बड़ा होकर पूरा किया और उससे काफी बच्चों का बचपन बचा लिया। नहीं समझे? चलो साथ मिलकर देखते हैं कहानी। पुल निर्माता। बादल गरज रहे थे और मानसून के आने की दस्तक दे रहे थे। गिरीश ने नींद से जागते हुए सोचा कि कितना अच्छा हो अगर उसे स्कूल न जाना पड़े। लेकिन आज स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर उसका महत्वपूर्ण दिन था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठे और स्कूल की ओर निकल पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसके स्कूल की ओर जाती सड़कों पर गंगा नदी का पानी भर गया था। गंगा जो हाजीपुर के साथ साथ बहती थी।
गिरीश ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब बारिश के मौसम में पानी भर जाने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ काफी मजे करता था। जब उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, बल्कि केले के पेड़ के पास पड़े डिब्बों में बैठकर वो अपनी छोटी सी नाव बना लेता था। अब सालों के बाद वो इंजीनियर बन चुका था। उसे अपने जवानी के वे दिन याद आ रहे थे जब बाढ़ का पानी इलाके में भर जाने की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे में कई बार उसे स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती थी या कई बार तो स्कूल बंद ही हो जाता था। अब वो कामयाब था, लेकिन वो समझ सकता था कि अभी भी बच्चों को स्कूल जाने में वही समस्याएं हो रही थी। उसका कस्बा अभी भी काफी पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर अभी भी केले की खेती से बचा हुआ कचरा पड़ा हुआ था। उसने सोचा अगर वो इसके जरिए पानी में तैर सकता था तो क्यों नहीं, सभी लोगों के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है। उसका मतलब सिर्फ मामूली डिब्बों से नहीं था, बल्कि केले के डिब्बों से बने डिब्बों से था। गिरीश ने अपना नोटपैड निकाला और उस पर एक डिजाइन बनाया। उसने फैसला किया कि वो अपने कस्बे के बच्चों के लिए एक पुल बनाएगा ताकि बाढ़ के दिनों में वे स्कूल जा सके, खासकर ऐसे दिनों में जब नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो या फिर सड़कों पर पानी भरा हुआ हो। वो अपनी जन्मभूमि पहुंचा जो उसे बुला रही थी। उसने अपने इलाके के लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। साथ ही ये भी बताया कि वो कैसे इस समस्या का समाधान निकालने का सोच रहा है। अच्छी बात ये थी कि सभी स्थानीय कारीगरों, मजदूरों, शिल्पकारों, चीजें बनाने वालों ने उसकी मदद करने का वादा किया। इस तरह शुरुआत हुई एक अभियान की, केले के पेड़ के डिब्बों से बनने वाला पुल। आप समझ गए होंगे कि गिरीश एक उद्यमी है। उसने एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर दिया है, जैसे लोगों को नदी पार करवाना ताकि वो व्यापार कर सके, स्कूल जा सके, खरीदारी कर सके, अपने रिश्तेदारों को मिल सके, डॉक्टर को मिल सके, वोट देने जा सके इत्यादि। हर रोज की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सके, जिनकी सूची काफी लंबी है। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो कई समाधान निकलते हैं। आप जहां रहते हैं अपने आसपास देखिए, गौर से सोचिए और बताइए कि आप कौन सी समस्या को सुलझाएंगे ताकि आपके आसपास रहने वालों को फायदा हो। आप उस समस्या के लिए अपने किस कौशल या हुनर का इस्तेमाल करेंगे जो उस समस्या को सभी के लिए हमेशा के लिए जड़ से मिटा देगा। द ब्रिज बिल्डर, पुल निर्माता का अभ्यास आप 4-4 का दल बनाकर पूरा करेंगे। पहला भाग, सबसे पहले आपको एक खेल खेलना है जिसके द्वारा आप डिमांड एंड सप्लाई अथवा मांग और पूर्ति के बारे में सीखेंगे। खेल का नाम है मैंगो मैडनेस। वो खेलने के बाद हमें बताए कि आपने ये खेल से क्या सीखा। दूसरा भाग, अब इस पसंदीदा आम खेल को अपने वास्तविक जीवन में खेलें। आप 3 ऐसी चीजें लिखें जो लोगों को चाहिए और उनके पास नहीं है। इसके बाद उस समस्या के बारे में लिखिए जो आप सुलझाना चाहते हैं। उससे संबंधित सवालों के जवाब दें। अब आपको मांग और पूर्ति की अच्छे से जानकारी हो गई है। इसके बाद अगली गतिविधि की ओर बढ़े और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। वाह, एकदम स्वदेश मूवी की फील आ गई। हाँ यार, कैसे अपने गांव में वापस आकर गिरीश ने पुल निर्माण किया और बच्चों की और बड़ों की और साथ साथ बीमार लोगों की मदद की। स्मृति, पता है इस कहानी से एक बहुत जरूरी और अहम कौशल सामने निकल के आता है। कौन सा? वो है इंक्लूडिंग एवरीवन, यानी सबको शामिल करना। और इस कौशल का मतलब क्या है, चलिए हमारी किताब के आखिरी के पन्नों में चलते हैं और वहां पर पढ़ते हैं। सभी को शामिल करना, सुनिश्चित करें कि आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए दृष्टिकोण, साहसिक कार्य, उद्यम में सभी को शामिल करें।
हर उम्र की लड़कियां, लड़कों को, बुजुर्गों को, दिव्यांग लोगों को, सभी धर्मों, श्रद्धाओं, आपको हर किसी को दुनिया को बदलने में सक्षम करने के लिए इसमें शामिल करना होगा। आप उन लोगों को पहले शामिल कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन अनजान लोगों को शामिल करना सबसे प्रभावशाली होगा। आज नए दोस्त बनाएं और बताएं कि आज आप सभी को किस काम में शामिल करेंगे। और हमने इस कौशल का इस्तेमाल करते हुए गिरीश को भी देखा है ना। हाँ, हमने देखा कि कैसे गिरीश ने स्थानीय कारीगर, मजदूर, शिल्पकार, अन्य चीजें बनाने वालों को साथ में जोड़ा और पुल बनाया, और उस पुल से सबका फायदा हुआ। यानी अगर हम सबको साथ लेकर कोई भी काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और अच्छा होगा और सबके हित में होगा। बिल्कुल सही। तो चलो इस बुक के बाद हमारी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं और देखते हैं कि आज की एक्टिविटी क्या है। ये बुक देखने में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पर इसमें आप अपना कोई भी मनपसंद रंग भर सकते हैं। तो आज की कहानी पर निर्धारित एक्टिविटी में आपको एक गेम खेलना है, जिसके द्वारा आप डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के बारे में सीखेंगे। खेल का नाम है मैंगो मैडनेस। उसके बाद आपको बताना है कि ये इंटरेस्टिंग गेम खेलने के बाद आपने क्या सीखा। अब आपने जो खेल खेला उसको रियल बनाइए और 3 ऐसी चीजें लिखिए जो लोगों के पास नहीं है और उन्हें वो चाहिए, और फिर वो समस्या लिखिए जिसको आप सुलझाना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ जो भी सवाल है उसके जवाब दीजिए। बस जी, अब आपको जल्दी से एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और हमें इस एड्रेस पर भेजनी है। तो बस आप जल्दी जल्दी इसको भरिए। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अकेले मैं एक बूंद हूं, लेकिन अगर सब मिल जाए तो मैं सागर हूं। क्या बात है मेरे शायर। तो बस इस नोट पर हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही हमारे अगले एपिसोड में एक नए उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट। पुल निर्माता, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी पर बेस्ड अब हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे, जिसका जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं ये शानदार किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं, और इस क्विज के जवाब आप हमको कॉल कर या फिर हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर भी दे सकते हैं। लेट्स गो। पहला सवाल, क्या आपके आसपास कोई अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियर मौजूद है? सेकंड क्वेश्चन, आप अपने घर की किसी भी समस्या को कैसे सुलझाते हैं? थर्ड क्वेश्चन, किसी भी व्यापार को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि महिलाएं लंबी दूरी तय करने में सुरक्षित हैं? पांचवा सवाल, क्या महिलाओं और पुरुषों का वेतन समान होना चाहिए? आप अपना जवाब हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहां पे भी आप अपना जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा स्मृति, और आप लोग सही जवाब दीजिए, क्योंकि आप में से 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो फोन उठाइए और डायल कीजिए। रुक रुक, अभी आया। जल्दी आओ भाई। पकड़। बाकी सब कहाँ गए? बस आ तो गए। रुको रुको, हम लोग भी हैं। अभी तो आ गए, मैच शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। भाई नहीं भाई, आज तुम ही निकाल दो। राजू, ओए राजू, भाई बॉल निकाल दे तो थोड़ा।
अरे दे, देता है कि नहीं? क्या बड़ा रहा है? भैया कुछ खाने दीजिए। खाने के लिए? अच्छा रुक, अभी मैं लेकर आता हूँ। चलिए बोल दे। भाई आज कोई चमत्कार मत करना। अवश्य। राजू, ओए राजू, राजू गेंद दे, अभी केला नहीं है मेरे पास। भैया पहले केला दीजिए। पागल कहीं का, चल बोल दे। चल राजू बोल दे, ये ले। भैया भैया केला, केला तो सब कौवा खा गया, रोटी खाना है तो ये भी कौवा खा जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन
इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज।